सभी को नमस्कार। सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। माँ दुर्गा आप सभी को अपने करियर में और सफलता के मार्ग पर आगे ले जाए, यही माँ दुर्गा से मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। अपन जो संवैधानिक विकास की प्रश्नोत्तरी शुरू की थी, उसमें से कल कुछ प्रश्न अपन ने ले लिए थे। उसी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर रहे थे। तो कल अपन ने जो बात की थी संवैधानिक विकास की, उस संवैधानिक विकास के अंतर्गत अपने देखा था कि जो एक्ट बनने की परंपरा शुरू हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। और यहीं से अंग्रेजों की जो एक नियम बनाने की प्रक्रिया वो शुरू मानती है। हालांकि जो अंग्रेज भारत में आए थे और धीरे धीरे जो बंगाल में शासन की व्यवस्था शुरू की थी, उसमें सबसे पहले उनकी जो जड़ें मजबूत हुई थी वो अपन कल मैंने डिस्कस करके बता दिया था कि 1757 के आसपास में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहां से इनकी जड़ें है वो मजबूत होना शुरू की थी, प्लासी के युद्ध से। और उसके बाद उसी क्रम में अपन देखते हैं तो एक अंग्रेजों ने बहुत बड़ा युद्ध जो किया था, उसको कह सकते हैं 1764 में जो युद्ध हुआ था वो है बक्सर का युद्ध। उस इन दोनों युद्ध से अंग्रेजों ने अपनी जड़ें हैं वो मजबूत कर दी थी और धीरे धीरे अपना साम्राज्य वो भारत में स्थापित कर दिया था। ठीक उसके बाद उन्होंने शासन की प्रक्रिया में नियम बनाने की जो व्यवस्था शुरू की गई, वो नियम बनाए थे। तो नियम बनाने के लिए जो सही तरीके से जो व्यवस्था शुरू की गई थी वो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और यहीं से उन्होंने है वो नियम बनाने हैं। उसी नियम के संदर्भ में अपन देखते हैं तो एक आगे उन्होंने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स के नाम से फेमस हुआ था, पिट्स द यंगर, उसी के संदर्भ में उन्होंने नियम बनाए। तो उसको अपन कह सकते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इन दोनों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो प्रश्नों की कड़ी कल अपन ने उसमें देख चुके थे। और ऐसे ही वो नियम बनाते रहे और नियम बनाते रहे तो आगे उनके जो प्रश्नों की श्रृंखला बनती है उसमें अपन देखते हैं तो आगे 1813 का एक चार्टर एक्ट बना था, उसमें उन्होंने क्या क्या व्यवस्था दी थी। तो अंग्रेजों ने बहुत सारी व्यवस्था है वो 1813 के चार्टर एक्ट में ली थी, जिसमें से कुछ प्रश्न इस तरह से बनते हैं। जैसा कि प्रश्न है कि किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था। यह देखिए कि सभी अंग्रेज व्यापारी, यानी जो भारत में अंग्रेज थे व्यापार करते, वो सारे अंग्रेज व्यापारी थे, उनको व्यापार की जो छूट थी वो पूरी की पूरी दे दी थी कि अब आप पूरे भारत में, कंपनी का एक एकाधिकार था कि कंपनी जो आई थी उसका एकाधिकार है, तो उन्होंने एकाधिकार को एक तरह से समाप्त किया था और कहा था कि जितने भी भारत के लोग, सॉरी भारत में जितने भी ब्रिटेन के लोग हैं वो यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, उनको व्यापार की छूट दी गई थी। तो वो दी गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम, जिसको चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसके तहत उनको छूट दी गई थी। या ये कह सकते हैं कि अब कंपनी ने है वो अपना जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था और केवल चाय और चाइना के साथ में जो व्यापारिक एकाधिकार था वो उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की गई थी, व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की गई। चाय व चीनी को छोड़कर। ये परीक्षा में कहीं बार पूछा जाता है तो इस चीज को थोड़ा सा गहराई से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी कड़ी में अपन देखते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की थी जो प्रश्न के माध्यम से कुछ समझते हैं कि भारत में ईसाई धर्म की अनुमति प्रदान की गई थी। तो बिल्कुल पहले भारत में ईसाई धर्म वाले हैं वो एक सामान्य आते थे लेकिन अपने धर्म का प्रसार प्रसार नहीं कर सकते थे, तो उसी के संदर्भ में उन्होंने धर्म को फैलाने की बात की गई। यानी जो ईसाइयों के धर्म गुरु होते थे जिसको अपन कह सकते हैं पोप और पादरी, और पोप और पादरियों को परमिशन दे देगी कि अब आप भारत में हैं, वो धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ सकते हो, धर्म का है वो फैलाव कर सकते हैं। तो उसी को जो परमिशन दी गई थी वो भी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही दी। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ही उनको परमिशन दी थी कि अब आपको छूट है, अब आप भारत में अधिक से अधिक ईसाई मिशनरियों की स्थापना कीजिए, ईसाई धर्म में लोगों को जोड़िए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और उसी के माध्यम से समझते हैं अपन
किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो बिल्कुल देखिए कि पहली बार भारत में शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई है, यानी इससे पहले केवल और केवल वो अपने आर्थिक लाभ के लिए थे यहाँ पर, और भारत की जनता और यहाँ के साम्राज्य जो राजा महाराजा थे उनसे संधियों के द्वारा उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी थी और उसके तहत अपने धन का है वो पलायन कर रहे थे, लेकिन शिक्षा की बात नहीं की। पहली बार शिक्षा के संदर्भ में कही कि भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। वो प्रावधान भी 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत उनकी व्यवस्था की गई थी और चार्टर एक्ट के तहत कहा गया कि आप 1 लाख रुपए हैं वो शिक्षा पर खर्च कर सकते थे। अब यहां ध्यान रखना है कि शिक्षा केवल उनका उद्देश्य सामाजिक उत्थान नहीं था, देश के विकास के हेतु नहीं था, केवल और केवल अपने स्वहित के लिए था, कंपनी को फायदा था और कंपनी यह फायदा देखना चाह रही थी कि हम व्यापारिक कार्य के लिए जो ब्रिटेन से अधिकारी यहाँ भेजते हैं तो उनका जो खर्च है वो काफी ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो क्यों ना हम यहाँ के लोगों को शिक्षा देंगे, यहाँ के लोगों को ही शिक्षा से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो फायदा हमें मिल सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक प्रावधान है वो लेना किया और कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने की है वो अनुमति दे दी गई थी कि आप 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यह अभी मैंने जस्ट आपके प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया, तो इसका आंसर भी यही होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि कंपनी है वो अपना व्यापार केवल और केवल एक चीज चाय और यहाँ चीन, तो चीन है वो चाइना देश से जुड़ना है, इसको कई बार अपन चीन को है वो चीनी में समझना, चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर यानी इन पर कंपनी का जो व्यापार कर दिया, क्योंकि कंपनी को सबसे ज्यादा अगर फायदा हो रहा था वो चाय के साथ हो रहा था, क्योंकि चाय यहाँ के बागानों में बहुत अच्छी होती थी और महंगी चाय होती थी, अच्छी क्वालिटी की होती थी, तो ब्रिटेन के लोग वो अपने यहाँ भेजते थे और उनसे उनको आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा हो रहा था। तो चाय और चीन के एकाधिकार को उन्होंने बनाए रखा, बाकी सारे के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो वो सारी व्यवस्था की गई थी 1813 के अधिनियम के तहत, चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट, उसी के संदर्भ में अपन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? यानी वाणिज्यिक अधिकार, कंपनी को व्यापारिक मामलों में एकाधिकार था तो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर बार बार बात कर रहे हैं एकाधिकार की, तो एकाधिकार समाप्ति की बात आई है तो वही है कि 1813 के अधिनियम चार्टर एक्ट के अंदर किया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी जो वाणिज्यिक यानी व्यापारिक एकाधिकार थे वो सारे के सारे समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कोई भी एक ऐसा एकाधिकार नहीं रहा कि वो उसको लेके ही बात कर सकते हैं। ठीक उसके बाद एक प्रावधान उन्होंने लगभग देखा था कि हर 20 साल बाद हम हमारे जो एक्ट बने हुए चार्टर एक्ट बने उसकी पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इनका जो चार्टर एक्ट बना था वो 20 साल बाद, यानी आप देखोगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसमें सुधार करने के लिए 84 में आया था फिट्स इंडिया एक्ट, और 84 के बाद अगर हम देखते हैं तो एक्ट बनता है 1813 का एक्ट बनता है जो 20 साल लगभग 20 साल के बाद आया था। और फिर अपन बात करते हैं तो 1833 का एक अधिनियम आता है। तो नेक्स्ट 20 साल बाद एक प्रावधान आया था उसकी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें बात आ जाती है कि कंपनी ने अपने व्यापारिक एकाधिकार 1813 के तहत हैं वो समाप्त कर दिए गए थे, चाहे वह चीन के एकाधिकार को बनाए रखा, बाकी सब समाप्त कर दिए गए थे, और शिक्षा पर कंपनी 1 लाख रुपए वार्षिक है वो खर्च कर सकती थी, वो बात की गई थी। और जो ईसाई मिशनरी थे उन ईसाई मिशनरियों को 1813 के अंतर्गत कहा गया कि आप भारत में हैं वो अपने धर्म को लेकर प्रसार कर सकते थे। तो ये मुख्य रूप से 4 बातें अपन देखते हैं, वो 4 बातें इस 1813 के अधिनियम में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने अभी बोला है कि हर 20 साल बाद उनके चार्टर को परिवर्तन करने का प्रावधान दिया गया था। तो उन्होंने 1813 के बाद एक अधिनियम आया था 1833 का अधिनियम।
और इस 1833 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि जो पहले है वो केवल और केवल गवर्नर था, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना दिया उसको गवर्नर जनरल, जो बंगाल का कहलाया। अब उसी संदर्भ में उन्होंने बात की कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया और अब वो कहलाएगा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। यानी बहुत बड़ा मेजर चेंजेस कर दिया गया था यहाँ पर। और वो जो व्यवस्था की गई थी वो 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। तो परीक्षार्थी यहाँ जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इससे पूर्व जो परिवर्तन हुआ था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट में चेंजेस हुआ था और उसमें जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहलाया। और अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और ये कहलाया था अपने को 1833 की व्यवस्था में। कौन बना था? तो ये प्रश्न के माध्यम से अपन समझेंगे कि सबसे पहले कौन बना था। तो उसी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहां ध्यान रखना है, भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कई जगह विलियम बेंटिंक कहते हैं, कई जगह क कहते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे 1833 में और ये जो है वो बंगाल से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएंगे तो वो बनने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यहाँ ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड पूछा जाता है, आता रहता है। नेक्स्ट, वह चार्ट है जिसने बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त को कर दिया था। यानी एक तरह से शक्ति को पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसमें भी आएगा अपने को 1833 का अधिनियम आ जाएगा। ठीक है, 1833 का चार्टर कह सकते हैं आप, अच्छा रहेगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यवस्था की गई कि जिसमें बंबई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्मात्री शक्ति है वो समाप्त कर दिया गया। यानी पहले जो व्यवस्था की गई थी, जैसे अपन कहते हैं कि बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो उस समय बंगाल, उसके कुछ समय बाद बंगाल और मद्रास को भी उसके अंदर में कर दिया गया था और उनके लिए एक नियम बनाने की परिषद की थी, वो थी। लेकिन अब उन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया गया, पूरे भारत की यूनिट एक कर दी गई है, तो अलग से जो प्रावधान था उसको उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया और सारी की सारी व्यवस्था कर दी गई। तो ये जो समाप्त करने का प्रावधान लिया गया था वो आपको 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उत्पन्न किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा डीपली और गहराई में दिया गया है। तो उस समय जब अपन भारत में अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था, या ये कह सकते हैं जाति व्यवस्था थी, धर्म का जो अलग अलग तरह से विभाजन था और श्रेष्ठता अलग अलग रूप में थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनियों में जो बड़े पदों पर लिए जाते थे उसमें कहीं उनका बोलबाला रहा था। तो इन सब बोलबालों के खिलाफ शिक्षा की बात भी आ गई थी। तो उस संदर्भ में ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय को सर्विस में लेना है, सरकारी सेवा में अगर उसको ज्वाइन करवाने लेना है तो उसमें धर्म, जन्म स्थान, वंश या वर्ण को आधार नहीं माना जाएगा। यह हालांकि समस्या आज के संदर्भ में बनी हुई है, एक विवाद का विषय है, अपवाद का विषय है, जितनी बहस की जाए उतनी कम है।
तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग नियम बनाए थे और नियमों की तो बात की थी, जिसको अपन कह सकते हैं धारा कह सकते हैं। तो उसमें उन्होंने धारा बनाई थी, उस धारा में 87 में ये बात की गई थी कि कोई भी भारतीय सरकारी सेवा में आ सकता है, वो किसी धर्म, जन्म स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, उसको मौका है वो मौके से चूका जाए ऐसा नहीं हो सकता, उसको बराबरी का मौका दिया जाएगा। तो इसके लिए धारा है वो 87 बनी थी। और ये धारा जो 87 है वो चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में धारा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बनी थी, उसमें 87 में ये प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट, इस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अपन ने अभी तक जो पढ़ा है या पढ़ते हैं अलग अलग, उसमें एक ही बात कहते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद 1858 में जो भारत का शासन है वो ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया था, और वहीं से ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की महारानी द्वारा एक व्यवस्था की गई थी, भारत सचिव और भारत मंत्री, उन्हीं के द्वारा व्यवस्था चलाई जा रही थी। लेकिन फिर भी यहां ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं ये प्रावधान पहले से ही कहीं के दिमाग में चल रहा था कि अपन ऐसा कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से भी किया जाएगा, यानी भविष्य में उनकी संभावना थी, ये सूचित किया गया था कि आगे ऐसा कभी मौका मिले तो अपन कर सकते हैं। तो ये जो एक संभावना व्यक्त की गई थी वो पहले व्यक्त की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। थोड़ा प्रश्न की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये आता है कि कब ब्रिटिश सम्राट के नाम पे घोषित किया गया, तो अपना आंसर हो सकता था 1858 का भारत शासन अधिनियम, लेकिन अभी यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट ही इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा देखना और समझने वाला विषय है। नेक्स्ट, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दास व्यवस्था ये अमेरिका में बहुत ज्यादा चली थी, और हालांकि आप सभी को पता है कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो ब्रिटेन के द्वारा विस्थापित या बसाया हुआ शहर कह सकते, कॉलोनी कह सकते, कॉलोनी सिस्टम के द्वारा, और वो है। तो भारत में दासों की जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश काल से पूर्व अपन देखते हैं मुगल काल में भी मिल जाती हैं, और अपन जब अपन ये गुलाम वंश वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर भी दासों की खोज की जा सकती थी। दास प्रथा एक वो प्रथा थी जो एक निम्न स्तर के मानव होते थे और मानवीय को एक नौकर की तरह, इंसान की तरह नहीं, क्योंकि नौकर में भी पशुओं की तरह उनका व्यवहार किया जाता था, वो व्यवस्था थी। तो इस व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने की जो बात की गई थी, उनको अवैध कानून घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो ये जो घोषित है वो 1833 के अधिनियम में ही किया गया था। तो नेक्स्ट अपन इसका आंसर लिख सकते हैं 1833 का अधिनियम, चार्टर एक्ट कह सकते हो इसको। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथे सदस्य के रूप में कौन व्यक्ति आया था? किसका प्रावधान किया गया था? प्रश्न को थोड़ा रिपीट कर रहा है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया था, यानी पहले जो विधि है वो विधि मतलब कह सकते हैं कि परिषद में 3 मेंबर ही हुआ करते थे, 3 सदस्यों की व्यवस्था थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि यहाँ पर एक व्यक्ति और ऐड होगा, और वो होगा विधि विशेषज्ञ, यानी कानून का विधि विशेषज्ञ होगा। विधि विशेषज्ञ के प्रावधान लिया गया था, और ये व्यक्ति है उसको लिया गया था। तो चौथे सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ की बात की थी। और आप सभी को पता है कि जो पहला विधि विशेषज्ञ है वो कौन था? नेक्स्ट प्रश्न के माध्यम से अपन समझेंगे। तो ये जो प्रावधान लिया गया था वो 1833 की का चार्टर एक्ट के द्वारा ही लिया गया था व्यवस्था। उसी में कहा गया था कि जो परिषद है उसमें 3 तो है ही है, लेकिन एक व्यक्ति और ऐड होगा, और वो कहलाएगा विधि विशेषज्ञ। तो ध्यान रखना ये 1833 के अधिनियम में ही लिया गया था। और जो विधि विशेषज्ञ था उसका क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पहला विधि विशेषज्ञ कौन था? तो पहला विधि विशेषज्ञ था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को आपने बहुत बार सुना होगा, समझा होगा, पढ़ना भी होगा, और पढ़ा, परीक्षा में कई बार पूछा गया। लॉर्ड मैकाले विधि चौथे सदस्य और विधि सचिव के रूप में या विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था इनको।
लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि पूरे भारत की जो किताबें पुस्तकें साहित्य की ओर देखा जाए तो यूरोप की एक अलमारी के बराबर है। यानी एक तरह से भारत की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, एक कमेंट पास किया गया था और खिल भी रही थी कि भारत की एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही डाउन है, नहीं के बराबर है। हमारे तो यहाँ अलमारी में एक जो किताब पढ़ी रहती है उतनी की उतनी पूरी भारत में मौजूद है। हालांकि अपने यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कई सदियों पहले से व्यवस्था चल रही है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग था। अपने यहाँ मूल्यों की शिक्षा थी, ज्ञान की शिक्षा थी और व्यवहार की शिक्षा थी, और कुछ ऐसे जो शिक्षा थी जिसका भाषा का स्वरूप संस्कृत कह सकते थे, उस संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। स्थानीय भाषा का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने अपने बुद्धि के हिसाब से बताया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था यूरोप की अलमारी के बराबर है, यही कहा गया। और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो था तो वो था लॉर्ड मैकाले, और इसीलिए इनको आधुनिक शिक्षा का जनक भी बोला जाता है। लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है तो लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है तो भी लॉर्ड मैकाले आंसर होता है। और विधि सचिव के रूप में या विधि विशेषज्ञ के रूप में चौथा सदस्य कौन था तो भी लॉर्ड मैकाले रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्य का विभाजन किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने दिया है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल के जो काम थे दोनों विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग किया गया था। तो यहां देखने वाली बात है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर 20 साल बाद इनका एक जो आर्टिकल या कह सकते हैं चार्टर है उसमें बदलाव की जरूरत थी। तो यहाँ पर एक चार्टर उन्होंने 20 साल बाद बदला और 1853 में एक नया एक्ट लाया था। 1853 का अधिनियम कह सकते हैं, चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो उन्होंने बात की गई थी जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्य का विभाजन है वो 1853 के अधिनियम के द्वारा की गई थी या चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1853 के अधिनियम में इन्होंने एक व्यवस्था शुरू की गई थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की भी शुरुआत की गई थी। यानी भारत में पहली बार अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की बात करते हैं तो भी यही अधिनियम है। यानी इसके तहत ही प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। अगर पहली बार हम बात करते हैं विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान है तो भी यही था 1853 का अधिनियम। यहीं से बात है, परीक्षा में अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। नेक्स्ट, किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो अपन बात कर रहे हैं कि भाई जस्ट है कि भारतीयों को भी शामिल किया गया था और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पहली बार विधान परिषद का गठन, विधान परिषद की बात, यह भारतीयों को विधान परिषद में सम्मिलित करने का मौका कब दिया गया था? तो उसका आंसर एक ही ये प्रश्न घूम सकता है, 1853 का चार्टर एक्ट। इसी के तहत व्यवस्था की गई थी कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद होगी और उसमें भारतीय को है वो सम्मिलित किया जाएगा। तो ये 1853 के संदर्भ में बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने दिया कि राजलेख, यानी राजलेख का मतलब होता है एक सरकारी लेख, या ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो सरकार थी उसके जो सरकार मानी जाती थी उनके लेख के द्वारा बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु, यानी वापस रिपीट हो रहा, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। क्योंकि पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया गया, फिर 1833 में उनको कहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल होकर ये भारत का कहलाएगा।
तो भारत में फैला है। तो जो बंगाल, जहां से ब्रिटिश सरकार की जड़ें मजबूत हुई थी, जड़ें जमाई थी और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र वहां स्थापित किया गया था, तो एक बार पुनः उस पर उन्होंने नजर डाली और उनको कहा गया है कि भाई वहां के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान हो सकेगा तो कार्य अच्छा हो सकता है। तो वो जो व्यवस्था की गई थी, कब की गई थी, तो वो भी की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। इसी के तहत व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई थी। उस समिति किसकी स्थापना, समिति किसके संदर्भ में हुई थी, मतलब कह सकते हैं समिति का अध्यक्ष कौन था या किसके संदर्भ में समिति स्थापित की गई थी। तो इसका प्रश्न का जवाब आप थोड़ा सा देखिए। सॉरी, इसमें भी देखेंगे तो इस समिति जो बनाई थी वो उसका अध्यक्ष बनाया था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की एक लॉर्ड मैकाले के सानिध्य में बनी थी समिति, तो इसको लॉर्ड मैकाले समिति भी कह सकते हैं आप लोग। जैसा कि अभी पहले थोड़ी देर पहले अपन ने समझा है, 1833 के अधिनियम में लॉर्ड मैकाले विधि सचिव के रूप में आए थे, स्वतः सदस्य थे और उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रावधान की बात की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई और इसी अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव यह था कि उस शिक्षा के मार्फत से ही कहीं भारतीय लोगों ने शिक्षा जब ग्रहण की तो उन्होंने इनके वास्तविक स्वरूप को समझा, इनके वास्तविक लक्ष्य को समझा, तब जाके उन्होंने सरकारी नौकरियों में मांग की गई कि हमें भी सरकारी नौकरी में सम्मिलित कीजिए, हम भी उसके लिए भागीदार बनेंगे। तो उसी चीज को देखते हुए एक समिति का गठन किया गया था और कहा गया था कि वे प्रतियोगी परीक्षा होगी और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 1854 में एक समिति बनी थी और वो बनी थी समिति लॉर्ड मैकाले समिति, ही उसी के नाम से जानी जाती है और उन्होंने यहाँ पर एक व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षत्रिय प्रतिनिधि का सिद्धांत आरंभ कब किया गया था, जो भी मैंने कुछ ही समय आपको पहले बताया है कि पहली बार विधान परिषद की स्थापना प्रावधान लिया गया था और उसमें भारतीयों को सम्मिलित करने का बात की गई थी कि उनका प्रतिनिधित्व है वो भारतीय में शामिल हो सकता है, भारतीय प्रतिनिधित्व, ताकि जो भी कानून की व्यवस्था होगी उसमें भारतीय अपने हित की बात कर सकते हैं, अपनी बात है वो रख सकते हैं। तो ये जो किया गया था वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत स्थापित विधान परिषद में किया गया था। तो लिख सकते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के तहत विधान परिषद के तहत भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षत्रिय प्रतिनिधि का सिद्धांत आरंभ कब किया गया, तो 1853 की चार्टर एक्ट के तहत इस विधान परिषद है उसका आरंभ किया गया था कि इसके तहत है उनको शामिल किया जाएगा और भारतीयों की बात है वो हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक राजलेख, जो भी कुछ समय पहले क्वेश्चन में आया था, राजलेख कि किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको कहा गया था कि भाई आप भारत में किसी की नियुक्ति कर सकते हैं। तो वो जो नियुक्ति करने का पावर है वो उनको वापस ले लिया गया था और वो लिया गया था 1853 के एक्ट के तहत वापस ले लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। के चार्टर एक्ट के द्वारा उनकी सारी की सारी शक्ति है वो वापस ले ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। यानी 1833 के अधिनियम में देखा गया तो गवर्नर जनरल की परिषद में 3 व्यक्ति होते थे और चौथा व्यक्ति जो जोड़ा गया था उसका नाम दिया था विधि सचिव। लेकिन अब क्या गया था कि अब उसके द्वारा है वो गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। विधि सचिव है वो अलग से नहीं होगा, वो उसी का हिस्सा माना जाएगा। तो उस व्यक्ति को पूर्ण सदस्य बनाने की बात की गई थी, वो की गई थी 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। तो इस तरह से देखते हैं कि जो संवैधानिक विकास की यात्रा में अपन संविधान के विकास क्रम को देखते हैं, तो इसको थोड़ा समझने के लिए मैं एक स्लाइड बना सकता हूं कि अपन स्वतंत्रता पूर्व या ये कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास कब से हुआ, तो विकास की कहानी अपन समझ सकते हैं। एक तो ये पूरा का पूरा कंपनी का शासन है और ये अपन बात कर सकते हैं तो ये है ताज का शासन। और कंपनी के शासन की बात करते हैं अपन, तो कंपनी का शासन का क्रम माना जाता है, वो माना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद देखते हैं तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद अपन देखते हैं तो 1813 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद अपन देखते हैं तो 1833 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद अपन देखते हैं तो 1853 का चार्टर एक्ट। यानी कंपनी के शासन संवैधानिक विकास की बात करते हैं अपन। तो इसमें कंपनी के शासन में अपन ने ये बात की गई है। तो कल अपन ने पढ़ लिया था, वो यहां तक पढ़ लिया था रेगुलेटिव एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे थे, बन रहे थे संभावित, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज अभी अपनी क्लास में जो डिस्कस किया है वो 1813, 1833 और 1853 के एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है वो अपन ने देख लिए हैं। कल अपन या अगली नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एक ताज का शासन है वो कब से शुरू हुआ था। तो सामान्य बता सकते हैं ताज का शासन वो जो शुरू हुआ था वो 1858 से शुरू हुआ था और यहां से लगा के 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, वो सारा का सारा जो व्यवस्था थी वो ताज का शासन कह सकते हैं, क्राउन का शासन कह सकते हैं, महारानी का शासन कह सकते हैं, साम्राज्य के शासन कह सकते हैं, उसी के संदर्भ में थी। तो कल अपन ताज के शासन की प्रक्रिया को समझते हुए आगे के आगे प्रश्नोत्तरी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।